नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वो विकास, कैसा विकास जिसके होते हुए अपराध में बढ़ोतरी हो। वो तरक्की, क्या तरक्की जो सुकून छोड़ परेशानियां बढ़ाए। समय के साथ साथ खासकर बड़े शहरों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कंपटीशन, ऐशो आराम, वेतन वृद्धि, मुनाफा, इस सब में इंसान की जान की कीमत घटती जा रही है। हमने अपनी और अपनों की सुरक्षा को कम प्राथमिकता देकर दरकिनार कर दिया है। और हैरानी की बात तो यह है कि आधुनिकता का ढोल पीटने वाले यही लोग आज भी वही घिसी पिटी पुरानी सोच रखते हैं। याद रहे, अगर बच्चे असुरक्षित तो भविष्य असुरक्षित। हमारी आज की कहानी एक मासूम बच्चे के साथ हुए एक ऐसे ही निर्मम और खौफनाक अपराध की कहानी को दर्शाती है। मीनू, मीनू सुन तो। मम्मी, हाँ, आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी, कम खाया कर। एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं। बच्चे, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनोगी। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम ये बात? ध्यान देना बच्चे पढ़ाई पे। कब तक हम ऐसे? मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मीनू, क्या हुआ? सुन, इसको उठाकर ऊपर रख दे और स्कूल जाते वक्त इसको दवाई दिला देना। बोलना पेट में दर्द है इसके। मुझे देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ। मम्मी सुनो तो। मम्मी, दीदी बहुत दर्द हो रहा है। अरे शेखर, सुनना, एक बार घर जाकर देख तो ले, स्वीटी और मीनू स्कूल के लिए तैयार हुए भी कि नहीं। हाँ, हम तो निठल्ले बैठे ना यहाँ पे। जो भाई देख लेना एक बार, तेरी भी तो भांजियां हैं। मम्मी, क्या हुआ मीनू? जल्दी चलो मम्मी, स्वीटी का पेट दर्द बहुत बढ़ गया है। बहुत रो रही है मम्मी, चलो। भगवान, तू रुक, मैं आती हूँ। चल 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 चल। ओए, कहाँ भाग रही है? स्वीटी को कुछ हो गया बीबी जी। अरे जल्दी वापस आना, काम है बहुत। रोज यहाँ से आपा। क्या मम्मी? स्वीटी के... उसको आराम करने दो, हम दवाई लेकर आते हैं। अरे बस सुनो। दवाई मिली कोई? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मीनाक्षी, तुम बाहर जाओ। कैसी है? दवाई थी उससे? पता नहीं, मम्मी ने बाहर भेज दिया मुझे। सोचिए क्या बीती होगी उन माता पिता पर जब उन्हें यह पता चला होगा कि उनकी 10 साल की बच्ची मां बनने वाली है, गर्भवती है। सिर्फ 10 साल की बच्ची जो खुद जवानी से कोसों दूर थी, जवानी की अनेकों सच्चाइयों से अनजान थी। उस एक पल ने इमरती और भवानी पाल की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। मार के रखते हैं इसको। जान लोगे क्या उसकी? सोचो जरा, बच्ची है वो, कैसे किसी के साथ चली जाएगी?
जरूर किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। क्या जबरदस्ती? ध्यान नहीं रख सकती क्या उसका? हाँ? कितनी बार बोला है तुमसे? सुनिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। चलना है तो साथ चलिए, वरना हम जा रहे हैं अकेले। ये क्या जवाब देगी? नाजुक मामला है, पता है हमें, हम लोग हैंडल कर लेंगे, विश्वास करो। देखो, उससे बात करना ज़रूरी है। तुम चलो हमारे साथ। राशिद, तुम बाहर वेट करो। ओके मैम। अब क्या से आपा हो गया नया? फिर नई नौकरानी ढूंढो, किस्मत ही खराब है। किसी और को संकट में देखकर उससे हमदर्दी जताने की बजाय, उसकी सहायता करने की बजाय हम सबसे पहले अपने नुकसान और फायदे का जायजा लेते हैं। और ये स्वार्थ मानो हमारे सामाजिक चरित्र का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जहां पूनम को नौकरानी की कमी खल रही थी, वहीं इमरती और उसके परिवार की जिंदगियां करीब करीब खत्म हो चुकी थी। और बदकिस्मती से ये तो सिर्फ मामले की शुरुआत थी। खुद पुलिस के लिए भी ये भयानक और जटिल मामला किसी चुनौती से कम नहीं था। क्या काम करती हो? घर का काम मैडम जी। वो ऑफिसर कॉलोनी है ना, धवन बीबी जी के यहाँ, वहीं पर। पूरा दिन? जी मैडम जी, पूरा दिन तो जाता ही है। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। मशीन में से कपड़े निकाल के ना अंदर से कपड़ा मारना, अच्छे से सुखाना जी। और कांच के सामान नहीं तोड़ना, नहीं तो इस बार तेरी सैलरी में से काटूंगी। और ये खिड़कियां कितनी गंदी है, कौन साफ करेगा? आज साफ कर इसको, तब तक घर नहीं जाएगी। बेबी को सारा दूध पिला देना, खाना खिला देना, टाइम पे सुला देना, ठीक है? बेबी का ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना? हमारी ईशा हमारी प्यारी बच्ची है। मतलब स्कूल से आने के बाद स्वीटी पूरा दिन घर पर अकेली ही होती है। काम इतना रहता है कि कभी कभी तो खाना खाने भी घर पे नहीं आ पाते। मतलब तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारे घर पे क्या होता है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। घर जाने के बाद तो बेटियों से मिलते होगे ना, तब भी ध्यान नहीं गया? स्वीटी के बर्ताव में कभी कोई चेंजेस नहीं देखा तुमने? एक तो ये देर से आते हैं, और अगर जल्दी आ भी गए तो शराब पीने लग जाते हैं। हाँ, कैंसिल करो। बोली ठीक है, नहीं बोलेंगे भैया, हमको एड्रेस बताया। हमने चलो हम लेके चलते हैं तुमको उस एड्रेस पे, भैया पहुंचाए उसको। अरे मरती आ गई, मरती। अरे मालिक से थोड़ा चिकन लेके आए, बना दो ना। इनको तो मालूम भी नहीं है मैडम जी कि घर में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। तुम्हें उसमें कोई फर्क नजर नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बर्ताव में कोई बदलाव ही ना आया हो। मम्मी, हाँ, आज स्कूल नहीं जाना। क्यों? पेट बहुत दर्द कर रहा है। स्वीटी कम खाया कर, एक तो तेरा वजन बढ़ रहा है और दूसरे तेरे नंबर घट रहे हैं। पता ही नहीं चला मैडम जी, कुछ पता नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया बच्ची पे। बुरी माँ जो हूँ मैं वहाँ दूसरी की बच्ची का ध्यान रखते रखते अपनी बच्चियों का ध्यान रख नहीं पाई। क्या करूं मैडम जी, मजबूर थी। दीदी, ये लगा के दो ना प्लीज, इससे चेन भी नहीं बंद होती।
जल्दी खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या हुआ? खिला दो ना प्लीज। ईशा गुड़िया नाश्ता करेगी। थोड़ा दूध पी लो बच्चे। इमरती, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अजीब केस है मैम, बाप को तो अपनी बेटियों की फिक्र ही नहीं है, अपने में मस्त रहता है। माँ का भी वही हाल है, या तो दोनों बहुत ही लापरवाह है या तो कुछ ज़्यादा ही बिजी। बाप को तो पीने की आदत भी है। ये भी हो सकता है कि बाप ने ही बेटी पर। स्वीटी के कांटेक्ट में जो भी आता है, परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार, सबसे और सबके बारे में पूछताछ करो। पता करो कि स्कूल और घर के अलावा स्वीटी और कहाँ जाती है। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये उसके साथ पहली बार हुआ है या इससे पहले भी, लेकिन मैम स्वीटी को तो कुछ याद ही नहीं है। या वो बताना नहीं चाह रही है। तुम जाकर पता करो। ठीक है मैम। इमरती पाल एक सरकारी अफसर के घर काम करती थी। पति भवानी पाल पेशे से इलेक्ट्रिशियन था और अक्सर घर देर से लौटता था। इसे किस्मत का क्रूर मजाक नहीं तो और क्या कहें। जहां इमरती दूसरों के बच्चे का इतनी अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी, वहीं अपनी बेटियों के आसपास मंडराते खतरे की उसे खबर तक नहीं थी। शरीर पर कहीं पर भी घाव वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ ज़बरदस्ती हुई है जिसके चलते प्रेगनेंसी। मैंने उसके साथ बात करने की कोशिश की लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, कंफ्यूज्ड है, डरी हुई है। मैडम जी, बच्चा गिरा तो पाएंगी ना? लेकिन स्वीटी 30 हफ्तों से प्रेग्नेंट है। अगर एबॉर्शन करने जाते हैं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो एबॉर्शन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब कैसे नहीं हो पाएगा? मैडम जी आप ऑपरेशन करो, दवाई खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमें वो बच्चा नहीं चाहिए। मैडम बाहर थूकेंगे लोग हम पे। मैडम जी, मेरी बच्ची 10 साल की है, वो कैसे बच्चा पैदा करेगी? कैसे सहन कर पाएगी ये सब? मैडम जी कुछ करो ना, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को बचा लो। मैडम कुछ भी करो, लेकिन वो बच्चा नहीं होना चाहिए, बस बच्चा नहीं होना चाहिए। मैडम जी मैं क्या बताऊंगी उसे, कैसे समझाऊंगी ये सब? मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करो मैडम जी, आप ही का भरोसा है, करो कुछ, बचा लो मेरी बच्ची को। सारा दिन तो काम में ही निकल जाता है। कभी कभी आते हैं दोपहर में खाना खाने के लिए, पर ऐसा तो कभी किसी को देखा नहीं स्वीटी के पास या घर के आसपास। ठीक है। वॉचमैन है सर जी, राउंड लगाते रहते हैं, किसी अजीब इंसान को नहीं देखे। अगर देखते तो ऐसे होने ही नहीं देते। बट सर ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, हमारा क्या लेना देना उनसे। इस इमरती ने तो सारा पीस ऑफ माइंड ही खराब कर दिया है। देखिए मैडम, काफ़ी सीरियस और सेंसिटिव मामला है। सिर्फ 10 साल की बच्ची है, और आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? सभी कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना होगा। या फिर ऐसा है कि आप दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्यों मिस्टर धवन? हम कहाँ रोक रहे हैं सर आपको, हम तो खुद ही परेशान हैं। और वैसे भी हमने कुछ अजीब और सस्पिशियस देखा ही नहीं है। हम दोनों पूरा दिन ऑफिस में होते हैं। ठीक है, कुछ पता चलेगा तो बताइएगा। चलो। अब किस मुसीबत में फंसा दिया इमरती ने? मतलब हमारा क्या फॉल्ट है? रोज ही नया स्यापा होता रहता है यहाँ तो। मैं अड़ोस पड़ोस में सभी से पूछताछ की है, किसी ने कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखा। ज़्यादातर लोग सुबह काम को जाते हैं और शाम को ही वापस आते हैं। मैम ये दोनों ही बच्चियाँ गर्ल्स स्कूल में जाती हैं। हाँ, स्कूल में 1-2 मेल स्टाफ हैं, मैंने उनके ऊपर नज़र रखवाई है। मैम स्वीटी स्कूल से घर पैदल ही चलकर वापस आती है। अगर रास्ते में किसी ने उसके साथ कुछ किया हो तो ऐसी कंडीशन में कल्पिट को ढूंढना और भी मुश्किल होगा। मैम एक और प्रॉब्लम है, घर की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है, खासकर दोपहर में जब स्वीटी घर पे अकेली रहती है। बड़ी बहन से पूछताछ हुई? फिलहाल तो नहीं मैम, घर पे माँ बाप नहीं थे इसलिए मैंने बात नहीं की, शायद अब आ गए।
चलो। अपील किया है कोर्ट में बच्ची के अबॉर्शन के परमिशन के लिए, देखिए क्या होता है। 10 साल की है मेरी बच्ची, कैसे सहन कर पाएगी ये सब। मैडम जी आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को गिरवाने का परमिशन दिलवा दो मैडम जी। मेरी स्वीटी की जिंदगी खराब हो जाएगी मैडम जी। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा इमरती, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। अमरदीप मैडम जी सब ठीक कर देंगी इमरती। हमारे मालिक के कोर्ट कचहरी का सारा मामला यही देखती हैं, इसीलिए तो पता चलते सबसे पहले इन्हीं को कॉल की। बस आप रो मत दीदी। हौसला रखिए, कोशिश कर रहे हैं हम, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी से बात करनी है। जी। तुमने भी कुछ देखा नहीं मीनाक्षी? तुम तो हमेशा स्वीटी के साथ रहती हो ना? हाँ, लेकिन स्वीटी मुझसे पहले घर आ जाती है और मैं घर आने के बाद यहाँ पास वाली शर्मा आंटी के घर जाती हूँ उनकी छोटी बेटी के साथ खेलने। वो मुझे पैसे देती हैं, तब तो स्वीटी घर पर अकेली होती है। बेटा घर के आसपास किसी को देखा हो या स्वीटी के आसपास स्वीटी को परेशान करते हुए? मीनू, मीनू बुलाते हैं ना सब तुम्हें। देखो मीनू बेटा, अगर स्वीटी के साथ ऐसा कुछ हुआ है ना तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा किसी ने करने की कोशिश की हो। मीनू कुछ याद आया बेटा? बेटा डरो मत, डरो मत। देखो तुम स्वीटी की बड़ी बहन हो, तुम्हें हिम्मत से हमारी पूरी मदद करनी चाहिए। एक दिन मुझे छूने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने करने नहीं दिया। किसने? कौन था वो? फिर से अगर ऐसा किया ना तो मैं सबको बोल दूंगी। जाओ यहाँ से, जाओ। मैडम जी ये तो मेरे चचेरे भाई है, फिर ये कैसे? स्वीटी और मीनाक्षी तो भांजियां हैं इनकी। और फिर यही तो लाए थे वकील मैडम को हमारे घर मदद के लिए। कहाँ रहता है ये? बगल वाले घर में। चल क्या हुआ सर? चल बताते हैं। चल अरे सुनिए आप, अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ मैडम जी? ले चलो इसे। चल। अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? छोड़िए इन्हें, हम कोई चोर उचक्के थोड़ी ना है। सच सच जो भी जानते हैं तो बता दिया मैडम आपको। अब तू और बताएगा लॉकअप में। लेकिन मैडम ये क्या जबरदस्ती है? कैसे कैसे लेकर जा सकते हैं इन्हें? अरे बेकसूर आदमी है। हम क्यों करेंगे ऐसा बुरा काम मैडम जी? हम मामा हैं स्वीटी के, हमारी बेटी आरती की तरह है वो। नौटंकी बंद कर, मीनाक्षी ने खुद तेरा नाम लिया, सिर्फ सच बोल। चल। लेकिन क्यों? जितना प्यार हम अपनी बेटी से करते हैं उतना ही प्यार मीनू और स्वीटी से भी करते हैं। हम क्यों करेंगे ऐसा काम मैडम? कोई गलतफहमी हो गई होगी मैडम। हाँ समझ गए, अपनी बेटी के प्रति सख्त है ना हम। हमारी बेटी उनकी बेटी से हर काम में आगे रहती है, और फिर इमरती और भवानी के पास टाइम ही कहाँ है अपनी बच्चियों के लिए। मीनाक्षी जलती हो गया हमारी बेटी से। बकवास बंद कर। ये जो तेरी कहानियां है ना वो काम नहीं आएंगी। सच तो ये है कि बच्ची ने भी तेरी तरफ इशारा किया है, समझाओ? देख सच बोल। तो फिर सिखाया होगा उसको किसी ने ऐसा करने के लिए।
मीनू नहीं सिखाया होगा या फिर गलती से कह रही होगी। बच्ची है मैडम जी, गलती भी तो हो सकती है उससे। हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया मैडम जी। हम अपनी बेटी की कसम खा के कहते मैडम, हमने कोई ऐसा घटिया काम नहीं किया। पागल औरत, हाय लगेगी हाय तुम लोगों को। हाँ, नरक जाओगे सबके सब। कैसी औरत है तू, अपने ही भाई को फंसा दिया और इसने जो किया वो ऐसा नीच काम तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। अरे 10 साल की बच्ची है वो मेरी और उसकी खुद की भांजी है। एक शब्द भी और बोला तो तेरी जबान खींच लूंगी। तू मेरा शरीफ आदमी को बदनाम करती है। शरीफ है वो। अरे वो हमारी बेटी का जिंदगी खराब कर दी, अब मिलेगा तो साले को काट दे। अरे ऐसे कैसे काट देगा? काट ऐसे कैसे काट देगा? है नहीं आगे पीछे इनको जला दूंगी मैं। अरे जला देगी तू, हाथ लगा के देख। मेरा नाम भी नहीं। क्या छोड़ो मुझे। अरे मार दूंगी मैं। मम्मी, मीनू, क्या हुआ बच्चे? क्यों रो रही है तू? सॉरी मम्मी, सारी गलती मेरी है। जो स्वीटी के साथ हुआ मैंने कैसे होने दिया? मैं अच्छी बहन नहीं हूँ। बेटा ऐसा नहीं है, तेरी गलती नहीं है बच्चे। नहीं मम्मी, मुझे गुल मामा के बारे में बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। बेटा सुन, तूने तो हिम्मत दिखाया, तूने सच बोला है। गलती तो मेरी है, मैं तो थी ही नहीं जब मुझे होना चाहिए था तुम दोनों के साथ। बुरी माँ तो मैं हूँ। नहीं मम्मी, आप बहुत अच्छे हो। स्वीटी ठीक हो जाएगी ना मम्मी? अब हम क्या करेंगे? बेचारी को तो पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है। और सुन मीनू, उसको कभी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? हम है ना उसके साथ, वो अकेली नहीं है ना। हम बच्चा गिरवा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। वो कैसी विकृत मानसिकता वाला इंसान होगा जिसने अपनी ही भांजी के साथ, एक 10 साल की बच्ची के साथ इतना क्रूर अपराध किया। गुल की गिरफ्तारी के बावजूद अब भी उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था और सिर्फ बच्ची की गवाही के आधार पर उसका जुर्म साबित करना मुश्किल था। मामला अब अदालत में जा पहुंचा, लेकिन कड़े संघर्ष के बावजूद स्वीटी और उसके परिवार के हाथों से यह मामला फिसलता हुआ नजर आ रहा था। बदकिस्मती से गर्भपात की अपील को कोर्ट ने नकार दिया था। सर्जरी के द्वारा बच्चे का समय से पहले जन्म हुआ। मीडिया को इस बात की हवा लगते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया। स्वीटी का नाम तो लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन उसकी कहानी ने सभी का दिल दहला दिया। बच्चे के जन्म के बाद पुलिस के पास अपराधी तक पहुंचने का एक ठोस तरीका था, डीएनए टेस्ट। बच्चे का डीएनए गुल के डीएनए से मेल खाना इस बात को साबित कर देता कि अपराधी कोई और नहीं बल्कि गुल ही था। तो तुम रोज दोपहर को घर आते हो? जी, लेकिन सिर्फ खाना खाने के लिए। तुम तो कभी कभी अपने काम से 1.5 घंटा भी गायब रहते हो। खाना खाने में 1.5 घंटा लगता है? हाँ, आने जाने में 8 मिनट, मुश्किल से 10 मिनट लगनी चाहिए, क्योंकि घर से तुम्हारा काम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। ऊपर से तुम स्कूटर से आते जाते हो, राइट? हाँ, लेकिन बीच रास्ते में स्वीटी का घर भी पड़ता है और तुम्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि स्वीटी उस वक्त घर पे अकेली होती है, तो तुम पहले स्वीटी के घर जाते रहे, उसे रेप किया। एक बार किया कि बार बार? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है मैडम जी। जज साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो हमारी बेटी की तरह है। जज साहब, ये गुल का घर का लेआउट। अब आप कोर्ट को अपना फाइंडिंग्स बताइए। सर, गुल के घर से बाहर आने जाने के 2 दरवाजे हैं। सर, एक घर का मेन दरवाज़ा और दूसरा दरवाज़ा किचन में। सर, इन दोनों दरवाजे से कोई भी आसानी से आ जा सकता है, वो भी बिना किसी को खबर लगे। ओके, अब चाहिए। जज साहब, अदर पॉइंट टू बी नोटेड, अक्सर खाना खाने के बाद गुल की पत्नी लता 1 घंटा रेस्ट करती है और पेश किए गए बयानों के मुताबिक पड़ोसियों ने गुल को उस टाइम के आसपास स्वीटी के घर की तरफ आते जाते देखा है। जज साहब,
सिर्फ घर की तरफ आते जाते देखा है, कुछ करते हुए नहीं देखा है। उसी दौरान का मतलब भी सब्जेक्टिव है। कब देखा, कितने बजे देखा, 1 बजे, 1:30 बजे या फिर 2 बजे? जज साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अनुमानित चीजें हैं। जो एविडेंस हैं इनका इस वास्तविकता से कोई लेने देना है ही नहीं, बल्कि वकील साहिबा के पास कोई ठोस सबूत है ही नहीं। वो भी आ जाएगा। जज साहब, बच्ची के डीएनए से अक्यूज्ड का डीएनए मैच किया जा रहा है। Let it be noted, the court has received the report of DNA matching documents. रिपोर्ट से साफ तौर पे साबित होता है कि बच्चे का डीएनए एक्यूज्ड गुल कुमार के डीएनए से मैच नहीं होता। हम कहे थे जज साहब, हम कहे थे हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये लोग हमारी बात ही नहीं माने। हमने कुछ नहीं किया है, हम कहे थे साहब। The court is adjourned for today. मैम, स्वीटी का डीएनए गुल के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है। What do you mean मैच नहीं हुआ? How is it possible? मैम, समझ में नहीं आ रहा हम क्या मिस कर रहे हैं। डीएनए को रीटेस्टिंग के लिए भेजो। टेस्ट में गलती हो सकती है, लेकिन एक बच्ची जो कह रही है वो तो गलत नहीं हो सकता ना। मुझे स्वीटी से फिर से बात करनी होगी। तब तक स्वीटी के साथ कांटेक्ट में आने वाले हर आदमी का मुझे डीएनए सैंपल चाहिए। सबके डीएनए मैच करवाएंगे, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, स्कूल के मेल स्टाफ मेंबर्स, यहाँ तक कि उसके बाप का भी। कोई छूटना नहीं चाहिए। एक बच्ची के साथ इतनी घटिया हरकत करने वाला किसी भी कीमत पर बचना नहीं चाहिए। मैं स्वीटी से बात करती हूँ, तब तक तुम डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करवाओ ऑन प्रायोरिटी। ठीक है मैम। अब क्या बाकी रह गया? चैन से जीने देंगे कि नहीं आप लोग हमें? शेखर कहाँ है? शेखर कहाँ है हमें क्या पता। सुबह से बोरिया बिस्तर लेकर गायब है कहीं पर। मैम, स्वीटी का छोटा मामा शेखर सुबह से ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर गायब है। मैम, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वीटी गुल नहीं बल्कि छोटे मामा शेखर की तरफ इशारा कर रही हो? क्योंकि घर के आसपास वही ज्यादा नजर आया। सुबह से निकला है मतलब ज़्यादा दूर पहुंचा नहीं होगा वो। एक काम करो, कंट्रोल रूम कांटेक्ट करो और एपीबी जारी करवाओ, नाकाबंदी करवाओ, शहर से बाहर जाने वाले सारे एग्जिट्स को ब्लॉक करवा दो। पहले ट्रेन स्टेशंस और बस स्टैंड्स पर फोकस करो। ओके, कम ऑन, क्विक क्विक। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्या गुल भाई साहब निर्दोष है? मैडम जी, जिसने भी मेरी बच्ची के साथ ये सब किया है वो बचना नहीं चाहिए। स्वीटी, देखो बेटा, अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस भी है, मम्मी पापा भी है, हम सब तुम्हारे साथ है बेटा। बेटा जो सच है बता दो, एकदम बिना डरे। हाँ बेटा? कितना खौफनाक सच है ये। एक 10 साल की बच्ची का उसके अपने ही रिश्तेदारों द्वारा यौन शोषण। हम अपने बच्चों को अक्सर अनजान लोगों से दूर रहने की, सावधान रहने की सीख देते हैं, लेकिन उन हैवानों का क्या जो हमारे बीच रहकर, हमारे परिवार का हिस्सा बनकर, हमारे अपने ही बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। ज्यादातर यौन शोषण के मामलों में यही सामने आया है कि गुनहगार पीड़ित बच्चे का कोई परिचित ही होता है। एक आंकड़े के अनुसार तकरीबन 33% यौन शोषण के मामलों में परिवार का कोई रिश्तेदार या परिवार से कोई जुड़ा व्यक्ति ही गुनहगार साबित हुआ है। इस तथ्य को नजरअंदाज ना करें, इस सच से मुंह ना मोड़ें। बहरहाल शेखर की तलाश पूरे राज्य में जारी थी।
चुपचाप बात अपने तक ही रखना, समझे? बच्ची अकेली होती है तो कभी कभार मिलने आ जाते हैं। हम भी आया करेंगे मिलने के लिए। बच्ची अकेली होती है। आखिर शेखर और गुल दोनों अपराधी साबित हुए और दोनों को कड़ी सजा मिली। स्वीटी की कोख से जन्मे बच्चे को एक संपन्न परिवार ने गोद ले लिया, उसे एक नया परिवार मिल गया और स्वीटी और मीनू को भी मानो अपने मम्मी पापा फिर से मिल गए। अपनी बेटी के साथ हुई इस वारदात ने भवानी को हमेशा के लिए बदल दिया। परिवार के साथ साथ औरों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इमरती की मालकिन पूनम देवान के व्यवहार में भी इमरती के प्रति बदलाव आया। इमरती 2 बज गए। मीनू जी, मीनू 4 बजे आ जाइए, फिर मैं आ जाऊंगी। जब किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो अक्सर समाज सबसे पहले उसी पर उंगलियां उठाता है, लेकिन इस मामले में हम किसे दोष देंगे? एक 10 साल की बच्ची को, और वो भी तब जब उसके साथ अत्याचार करने वाले उसके अपने रिश्तेदार हों। वक्त आ गया है कि हम अपने नजरिए को बदलें, अपनी सोच को बदलें। वक्त आ गया है कि हम औरतों को, महिलाओं को, लड़कियों को रोकने टोकने और नसीहत देने की बजाय मर्दों को रोकें। लड़कों को सिखाएं कि लड़कियों की इज्जत किस तरह से की जाती है। उन्हें ये बताएं कि लड़कियों को छेड़ना, उनके साथ गलत व्यवहार करना ये एक संगीन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा भी मिलती है। और बलात्कार जैसे घिनौने जुर्म को खत्म करने का उपाय औरतों पर पाबंदी लगाना नहीं है, बल्कि मर्दों को सही आचरण सिखाना है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। देखते ही देखते वहां राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और इसी महत्वाकांक्षा ने 6 हत्याओं को अंजाम दिया, जिसने पुणे शहर को हिलाकर रख दिया। काय जोरात आहे धंदा। नमस्कार। अरे कसा आहे? बरा आहेस ना? कसा आहेस तू? बस भाऊ। अच्छा, नमस्कार। अरे भीमा, अरे भाऊ नमस्कार। कैसा झालं बहिणीचं लग्न? बहुत अच्छे से हुआ। मेरी बहन भी बहुत खुश है ससुराल में। भाऊ ये सब आपकी मेहरबानी है, आपने मदद की इसलिए ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है। तू चाय ले ना। आओ आओ। नमस्कार। काय खाणार मग? मिसळ पाव खाणार? हां, सोबत वडा पण खाऊया, है ना? दादा एक मिसळ पाव द्या आणि सोबत वडा द्या, वडा। आहा, वा 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 वा, मध्ये वडा आहे? भाऊ बोलायचे जरा। आ गया ना दिमाग ठिकाने पे? बोल। भाऊ हाँ जरा या ना। बेटा तू खा, हाँ? मैं आता हूँ। हाँ चल। किधर?
ऐसी घटना जन्म देती है बदले की भावना को, और ये बदले की भावना कोई नई नहीं है। राजाओं महाराजाओं ने भी अपना राजपाट छिन जाने के बाद बदला लिया। क्रांतिकारियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में मासूमों के खून का बदला लिया। यहाँ तक कि महाभारत में भी बदले की बात कही गई है। वो वक्त अलग था, वो दौर अलग था, लेकिन आज जब हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए, हमें न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था है, तब ऐसे में कानून को अपने हाथ में लेकर बदला लेना न सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है। बेटा, पढ़ाई खूब मन लगा के करना, मगर तुम्हें ये भूलना नहीं है कि तुम्हें अपनी बाबा की मौत का बदला जरूर लेना है। ये बदले की आग तब और बढ़ जाती है जब कोई इस आग को हवा देता है, और गुजरते वक्त के साथ बदले की भावना भी बड़ी हो जाती है। मला ना तुझ्या मनात काय चाललंय हे कधी कळतच नाही राजू। ऐसा लगता है तुम अपने अंदर एक समुद्र समेट के बैठे हो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, कभी अपने दिल की बात मुझसे क्यों नहीं कहते? सांगेन तुला कधीतरी, लेकिन तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। कब? बस एक काम अधूरा रह गया है, वो पूरा हो जाए। राजू, तू चल, मी येतो। तावड़े वापस आ गया। सर, वायरलेस से खबर मिली है कि विनायक मिल में शूट आउट हुआ है। महेश तावड़े और उसके 2 लोगों को कुछ लोगों ने मार डाला है। मार दिया तावड़े को राजू बाबू ने। ये बस्ती का बदला पूरा किया। मारला मी त्या कुत्र्याला काका। बहुत अच्छा किया, मला ना खूप आनंद झाला। अरे आवाज कुणाचा? अरे आवाज कुणाचा? भाई, तेरे बेटे ने बदला ले लिया, मार दिया मैंने उस तावड़े को। तू करून दाखवलंस ना। आई, अब बोल दो पार्टी वालों को, राजुल बनेगा अब यहाँ का लीडर। आज तुम सबको बासुंदी खिलाती हूँ। अरे आवाज कुणाचा? बासुंदी दे बस। आई, अभी तो इसका टेस्ट एकदम डबल हो गया है सच में। अरे वो यतीम भी तो था ना तुम लोगों के साथ। हाँ, वो फोन लगा जरा। रुक, मैं फोन लगा के देखता हूँ। यतीन। पाटिल, देखो जरा ये कौन है? राजुल, बिंदास सांग, सच बोलना। सबको पता चलना चाहिए कि तूने क्या किया है।
अरे लेकिन शांति से लेके चलो ना। अरे आ रहा हूँ। टी शर्ट छोड़ो साहब, भाग तोड़ने दो। अरे आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। हाँ, संभाल के भाई, बदला लिया हमने, कोई गुनाह नहीं किया हमने। आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। आवाज कुणाचा? राजू भाऊंचा। अपने लिए गड्ढा तो तूने खुद खोद लिया। बस्ती में बड़ा हीरो बन के बोल रहा था मैंने तावड़े को मारा है। बस्ती में क्या, मैं तो यहाँ पर भी कह रहा हूँ मीच मार ला तावड़ेला। क्यों मारा तूने तावड़े और दो लोग? ये क्या, काय को, कैसे, हिस्ट्री में क्यों घुस रहे हो साहब? सीधा जाके कोर्ट में खड़ा कर दो, वहां गर्दन उठा के बोल दूंगा कि मीच मार ला तावड़ेला। अपने बाबा के खून का बदला लिया मैंने। चक्कर क्या है इसका? इतना छाती चौड़ी करके अपना जुर्म कबूल कर रहा है। अब समझने की बात यह है कि ऐसा करने से इसको फायदा क्या हो। सर, सीनियर कांस्टेबल सालवी साहब इस पुलिस स्टेशन के सबसे पुराने कांस्टेबल है, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। राक्षस को मारने वाला देव का दूत होता है। मैं कहती हूँ मेरे बेटे ने मारा है उस तावड़े को, और कोई गलत काम नहीं किया है। वो तावड़े एक राक्षस था, उसने मेरा सुहाग उजाड़ा है। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के प्रति समर्पित कर दी थी, क्या कुछ नहीं किया है राजुल के बाबा ने इन लोगों के लिए? हाँ, वो दुख समझते थे इन लोगों का, और इसीलिए ये लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। अब आप लोग ही बताइए, अगर ऐसे इंसान को मेरे बेटे ने मारा है तो कुछ गलत किया है? साहब, ये हमारे यहाँ के पुराने लीडर अंकुर मांडके का बेटा राजुल मांडके है। अंकुर मांडके बहुत ही सच्चा और अच्छा लीडर था, पब्लिक उसको बहुत मानती थी। और ये जो मारा गया तावड़े, इसकी और अंकुर मांडके की बहुत पुरानी दुश्मनी थी। लगाना लगाना, क्या कर रहा है? जल्दी लगाना। कहाँ चल रहे? इधर नहीं चलेगा, तुम्हारे इलाके में करो। चलो निकलो। क्या है तेरा नाटक? इलाका कुत्तों का होता है, समझा? मैं शेर है इधर का, और जिधर मेरा जी करेगा, जो मन करेगा ना मैं करेगा। क्या उखाड़ेगा तू? शेर रहेगा कुत्ता रहेगा तो तू जानवर ही ना। क्या है तेरा? तावड़े, औकात में रहे, पछताएगा तू। औकात दिखाएगा मेरे को? दिखा, चल। भाऊ, काहे इसके मुंह लगता है? चल रहे, जा अपना काम कर। जैसे जैसे पुणे शहर बड़ा हुआ, वैसे वैसे तावड़े की ताकत और सत्ता की भूख और बड़ी होती गई। उसे तो जैसे पावर का नशा सा हो गया था, जितनी पावर मिली उतनी कम। लेकिन मांडके बिल्कुल अलग था। वो हमेशा अपने एरिया के लिए सोचता था, हमेशा हर किसी के काम के लिए खड़ा रहता था। भाऊ, पहले खाली तावड़े ही दादागिरी करता था, लेकिन अभी उसके घर वाले भी दादागिरी करने लगे हैं। वो देखिए, वो जो भाजी लेके जा रही है ना, उसकी साली है, सब माल फोकट में लेके जाती है, किसी को पैसा नहीं देती। और अगर कोई पैसा मांगता है ना तो बोलती है तेरा दुकान उठा दूंगी। मॅडम, ओ मॅडम, क्या हुआ? त्या तावडेला सांग त्याची दादागिरी इथं चालणार नहीं। मार्केट में आने का तो पैसे लेकर आने का, और अगर पैसा नहीं है तो तावड़े को बोल मेरे घर पे आके लेके जाए। लाओ इधर, सबको वापस करो जिससे भी इसने फोकट में माल लिया है। इसी बात को तावड़े ने बहुत बड़ा बना दिया, और दूसरे दिन दहाड़े रास्ते में अंकुर मांडके को तावड़े ने मार डाला। मांडके बस्ती के लिए भगवान था साहब। उसकी मौत के बाद बस्ती वाले भड़क गए, दंगे फसाद शुरू हो गए। वो लोग मांडके की मौत का बदला लेना चाहते थे। तावड़े का चाचा जो स्कूल मास्टर था, तावड़े का राइट हैंड था मारुति मात्रे, वो भी उसके मर्डर में शामिल था। मांडके के मर्डर केस में तावड़े के और 4 लोग शामिल थे जो भाग गए। फिर पलट कर वो वापस नहीं आए। ये तावड़े अरेस्ट नहीं हुआ था सर, कुछ दिन केस भी चला, लेकिन उसे जमानत मिल गई। साहब, हमने मांडके मर्डर केस में 12 चश्मदीद गवाह कोर्ट में पेश किए, लेकिन केस के दौरान 11 चश्मदीद मुकर गए। उनमें से एक ही चश्मदीद गवाह बचा था, वो था बीमा, जो तावड़े के रास्ते का इकलौता कांटा था। भाऊ, वो मांडके के मौत के सारे गवाहों को डरा धमका के समझा दिया है, पर तो रिक्शा वाला है ना भीमा, वो नहीं मान रहा है। वो कोर्ट में मुंह जरूर खोलेगा।
और ऐसा हुआ ना तो आप लंबे टाइम के लिए अंदर गए समझो। तू टेंशन घेऊ नकोस रे, वो मुंह नहीं खोलेगा। हो भाऊ बसा. कुठे जायचंय? तुम्ही चला ना, मी सांगते. आगे सीधा जाना है और आगे खिड़की के सिग्नल से राइट मारना. हाँ, अब यहाँ से लेफ्ट ले लो. आगे से राइट लेना है. बस अभी सीधा. बस बस बस. अरे ये तो एकदम सुनसान जगह है, यहाँ पे कहाँ पे जा रही है आप? ताई ये खतरनाक जगह ताई. अरे तावड़े और पकिया को बीमा के खून के लिए अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर उसे 9 महीने के बाद बेल मिल गई। 2 मर्डर्स करने के बाद बेल कैसे मिल जाती? सब पावर का गेम है साहब। मांडके के मर्डर के बाद तावड़े का पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे बेल तो मिल गई, लेकिन तड़ीपार ऑर्डर के साथ उसका पुणे आना बंद हो गया। लेकिन उसका यहाँ सारा काम पकिया संभालता था। अगर तावड़े पुणे से तड़ीपार था तो शहर में आया कैसे? सर बाद में कोर्ट से तड़ीपारी के ऑर्डर भी कैंसिल हो गई थी। अब राजुल ने तावड़े को मारकर अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। वैसे तावड़े के तड़ीपार के ऑर्डर कैंसिल कब किए गए? सर 2016 अप्रैल। तावड़े वापस आ गए। तावड़े पूना वापस आ गया है। तो पूना वापस नहीं आया, वो मौत के पास वापस आया है। आ गए बेटा? भाई क्या हुआ बेटा? तावड़े वापस आ गए। मेरे साथ आ। राजुल, शपथ घे माझी, तेरे बाबा की मौत का बदला तू जल्द से जल्द लेगा। मला तुझी शपथ है आई, 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा वो। भाऊ वो मोरे है ना, बहुत मचमच कर रहा है। अरे ये मारा मारी वाला लफड़ा आप मेरे को मत बताओ। अपना पकिया काय के लिए? पकिया को बोलो ना ये सब लफड़ा हुआ तो। अभी जो अपना इमेज है ना एकदम चकाचक दिखना मांगता है। अभी तो धंधा चालू किया ना मैंने, कार रीसेलिंग वाला। पुरानी कार खरीदने की, चकाचक करके पेंट फूट लगा के दूसरी पार्टी को बेचने की। पैसा मिले ना मिले, पुलिस को, पब्लिक को ये लगना चाहिए कि तुम्हारा जो तावड़े भाई है एकदम बदल गया है क्या? वो तो ठीक है भाऊ, तो केस चल रहा है, उसका क्या? अरे तू केस का काहे को टेंशन लेता है? पार्टी हाई कमान वो केस वेस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अपना पॉलिटिकल वर्ड बढ़ गया, पॉलिटिकल पावर बढ़ गया अपना। अभी खाली इलेक्शन में खड़ा रहना बाकी है। अरे अभी तक ये कमीज पे जितना दाग लगना था, जितना खून लगना था, लग गया। अभी नहीं, समझा ना? अभी ये शर्ट लोगों को एकदम चकाचक दिखनी चाहिए, समझा कि नहीं? चलो उसको मारना बहुत मुश्किल है राजुल भाऊ, गिरा रहता है साला हमेशा अपने चमचों से। हमें उस पर नजर रखनी होगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ रुकता है, कब उसके आसपास सबसे कम लोग होते हैं, सब कुछ पता करना पड़ेगा। वही तो देखो, हम 2 लोग हैं, 24 घंटे कैसे नजर रखेंगे? हमें और लोगों की जरूरत पड़ेगी विपिन। इस काम में तो हमें और किसी की मदद मिलने से रही। मदद मिलेगी, और ऐसे लोगों की मदद मिलेगी जिनके तावड़े से दुश्मनी तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकते। वो हरीश याद है क्या तुम्हें? कौन? वो अपना, उसका बाप म्यूनिसिपालिटी में चपरासी था। हरीश? हाँ, तुम्हारे बाबा को बहुत मानता था यार वो। उसका ना अभी कुछ दिनों पहले तावड़े के साथ पंगा हुआ है। क्या पंगा हुआ तेरा तावड़े के साथ?
साले ने मेरा गैरेज झड़प लिया। म्हणजे? अरे इसका गैरेज था ना मार्केट के पास, वो जगह हड़प ली तावड़े ने, अब ये घर में बैठा है। आईलाइट ट्यूमर झाला है, उसके ऑपरेशन के लिए भी मेरे पास एक पैसा नहीं है। ऐसी हालत हो गई कि मेरे पास ना आई की दवाई के लिए भी एक पैसा नहीं है। तो एक काम कर, हे घे, पहले अपने आई की दवाई लेकर आपण नंतर बोलू. धन्यवाद भाऊ. तू काळजी नको करस. जा लवकर दवा आणायचं. जा जा. आई कशी आहेत? आता आईची तबीयत बरी है, दवा मिल गई ना, लेकिन जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता ऐसा ही चलेगा. तू टेंशन नको घेस, हो जाएगा तुम्हारे आई का ऑपरेशन और वो एकदम ठीक हो जाएंगे. बदले में क्या करना होगा? तेरा मेरा दुश्मन कौन है? तावड़े. उसको उड़ाने का है. उसको तो खुशी खुशी मारूंगा मैं. हरीश तुमने बता दिया ना विपिन को आज रात के बारे में? बिजी आहे काय? सांग ना. लेकिन जब तक तावड़े जिंदा है मैं कुछ और नहीं सोच सकता. राजुल भाई, ये मनोज है, इसका बड़ा भाई ना बहुत सॉलिड वाला बॉडी बिल्डर था, लेकिन वो पक्या और उसके आदमी लोगों ने उसका हाथ ही तोड़ दिया यार. उसका पूरा बॉडी बिल्डिंग का करियर ही खत्म कर दिया उन्होंने. लेकिन क्यों? मेरा बड़ा भाई चांदनी क्लब में बाउंसर था. तावड़े आया था अपने लड़कों के साथ वहाँ, पर कुछ पंगा हुआ तो मेरे भाई ने उन्हें क्लब से जाने के लिए बोला. बस इसी बात पर 7-8 लोगों ने मिलकर मेरे भाई को धोया. दाहिना हाथ 3 जगह फ्रैक्चर हो गया और हड्डी भी ठीक से नहीं जुड़ी. अब तू उसकी हड्डी तोड़ना. ये क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पर? हाँ, क्या कर रहे? गाड़ी खरीदनी थी ताकि तेरे तावड़े भाऊ को उसके नीचे कुचल सको. क्या बोला क्या बोला? अरे भाई मजाक कर रहा है यार, आदत है उसकी, छोड़ो ना, टेंशन मत. निकल जाओ अभी यहाँ से. अगली बार दिखे ना यही काट के काट दूंगा. हाँ हाँ, इतना दिमाग गर्म. निकल यहाँ से. बार बोला ना, निकल यहाँ से. हमें तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेना होगा. काय डोकं फिरले का तुझं? कौन हमारा साथ देगा? अरे काय मुलांनो, जेवणाची पण शुद्ध नाही ना तुम्हाला? क्या हुआ? का क्या वेड़ा झालाय? ये बोल रहा है कि तावड़े के बस्ती से किसी को हमारे साथ मिलाएगा. ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तावड़े की बस्ती में उसका कोई तो ऐसा दुश्मन होगा जो तुम लोगों का दोस्त बनेगा. आखिर घर का भेदी ही लंका ढाता है. उस बस्ती में एक तो इंसान ऐसा जरूर होगा जो तावड़े को मारने के लिए तुम्हारी मदद करेगा. और अगर वो तावड़े का पीछा करेगा तो किसी को डाउट भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें उन लोगों ने एक और बार भी देख लिया ना तो वो चौकन्ना हो जाएंगे और फिर सब कुछ मुश्किल हो जाएगा. चल तुझं बरोबर है, लेकिन वहां का कौन हमारी मदद करेगा?
मदद आ गई तुझे? कसली मदद? महेश तावड़े को मारना है। देख, उसको मारूंगा मैं। तुझे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुझे सिर्फ मुझे ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर देनी है कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। तू अंकुर मांडके का बेटा है ना? देख, ये सब मुझसे नहीं होगा और मेरी मानेगा तो तू भी इसमें मत पड़ना। हे बघ, मला एडवाइस नको आहे तुझी, मदद हवी आहे। करणार तर बोल। नहीं। अगर मेरी बहन होती, उस तावड़े ने मेरी बहन के साथ वो किया होता जो तेरी बहन के साथ किया है, मैं ना नहीं बोलता। और सुन, हमारे बीच जो बात हुई, अगर थोड़ी सी भी शर्म होगी तो हमारे बीच ही रखना। तावड़े की बस्ती से किसी को साथ लेने का भूल जाओ, साला इस चक्कर में न्यूज लीक हो जाएगा। और तावड़े ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ा ली तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मी बघते, जेवा। नमस्ते काकू। नमस्ते। राजुल है? हाँ, राजुल है ना। आ, अंदर आ। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। अरे आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो अंदर खाना। आइए, दोस्त है मेरा। अच्छा, सही समय पर आए हो। सबके साथ खाना खा लो। आ जाओ। अरे नहीं काकू, मैं चलो आ जाओ। आंटी, मैं वही ठीक था वैसे। आई को मना नहीं करते। आ जाओ, बैठो, थोड़ा सा खा लेना। बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत दुख है। इस तावड़े ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की है। तुम लोगों को सिर्फ अपना ही नहीं, उन सब का बदला लेना है। मुझसे क्या चाहिए? तावड़े की पूरी इंफॉर्मेशन और वो जगह जहां पर वो कम से कम लोगों के साथ होता है। एक बार वो समझ में आ जाए, उसी दिन मारेंगे उसको। अरे मेरा बस चले ना, अपने हाथों से उसका गला दबा दूं, लेकिन उस सुअर का दम इतने आसानी से नहीं निकलेगा। चाकू तलवार सब सॉलिड धार लगा के रखा है। अरे नहीं 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 यार, वी नीड अ गन। घोड़ा? हाँ। वो कहां से लाएंगे? राजू थाम रे, देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये मत करो। अरे हमारे पास और कोई ऑप्शन है क्या? सब जगह तो देख लिया हम लोगों ने, और गन मॉल वॉल में तो मिलती है नहीं ना कि पैसे दे दिए और खरीद लिया। अरे लेकिन पुलिस वाला ही ये। अरे था, पुलिस वाला था ये। मांडके ताईला माहिती है का, ये जो तुम्हारा तो कुछ खिचड़ी पक रहा है, चलो जाओ यहाँ से, मैं तो बोल लूंगा उनको। आईला सगळं माहिती है काका, अगर आप चाहो तो फोन पे बात करवा दूं। बदला लेना है। हो, खून का बदला खून। तुझा बाप एकदम चांगला माणूस होता बरं का। हाँ, भाऊ अगर जिंदा होते ना तो आज बड़े मिनिस्टर बनते, लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, न जाने कौन से खेल खेलता है। ठीक है, तू बोल, मुझसे क्या चाहिए? गन। पुणे में कौन सप्लाई करता है उसका नंबर चाहिए। मैं रिटायर होके 7 साल हो गया। काका, रिटायर आप हुए हो, पुणे में गन बेचने वाले तो रिटायर नहीं हुए ना। आपको पता तो होगा कि पुणे में गन कौन सप्लाई करता है। जिद्दी है तू। हाँ, मालूम है, गोपाल पांडे। नंबर है? हाँ,
लेकिन उसके पास तो देसी मिलेगा। लेकिन देसी से सामने वाला मरता है ना। अरे मरता है ना भैया, लेकिन वो क्या है ना, कट्टा चाहे कोई भी क्यों ना, जान तो गोली ही लेती है ना। जिसके भी सर पे तानोगे उसका दम वहीं निकल जाएगा। देसी कट्टा नहीं चलेगा, बदगाव टाइप का होता है। अरे गोळ्याच तर घालायचे आहेत ना, कौन सा उसको घर में सजा कर रखना है। वाह, पेपर में बात नहीं आएगा कि तावड़े को देसी कट्टे से मारा मैंने, आणि लोग काय बोलना, मांडके के बेटे को देसी कट्टा ही मिला। देशी है चांगला, देसी नहीं चलेगा। तो कौन सा चाहिए बताएंगे? इंपोर्टेड चाहिए, इटली की। ये हाँ, मिल तो जाएगा ये, लेकिन पुराना, सेकंड हैंड। 3 लाख रुपए लगेगा। 2 लाख। 3 लाख। 2 लाख, उससे 1 पैसा ज्यादा नहीं। एक हाथ पिस्तौल दे, एक हाथ 2 लाख ले। ठीक, चल। बेच दे। वैसे भी अब मेरे कुछ काम के नहीं है। तेरी बीवी के लिए रखे थे, लेकिन अब जब तेरी शादी होगी तो नए बनवाऊंगी। तू चिंता मत कर काकी, तावड़े को मारते ही राजू लीडर का लीडर बनेगा। पार्टी का टिकट तो इसको यूं मिल जाएगा और इलेक्शन तो ये 100% जीतेगा। क्यों भाई? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एकदम चकाचक है। ये हाथ में हो ना तो 2-4 लोग को तो वैसे ही मारने का मन कर जाएगा। इसको देख कर तो एक बार हमारा मन ही डोल गया। अपने मन को जरा कम डुला, और एक बात कान खोलकर सुन ले, इसके बारे में किसी को कुछ कहना मत। वैसे भी उसके टुकड़े टुकड़े ही करने हैं। क्या सीन है? तावड़े कल 11 बजे वो बंद पड़ा हुआ मिल है ना, विनायक मिल, उसके पास किसी बिल्डर को मिलने वाला है। पिछले 10 दिन से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। जब पैसों की बात होती है तब वो सिर्फ पक्या को साथ में लेके जाता है, बाकी पंटरों को नहीं। क्या बोलता है राजुल? कल प्रसाद चढ़ाए? तुम्हें बात कर लिया उससे, और मेरे को लगा भरोसे का आदमी है, ऐसे आदमी की जरूरत है। तुम लोग नहीं, सिर्फ पक्या जाएंगे आज, हैं? खास लोगों से मिलना है। तो उनके पीछे रहना, हम लोग अभी आते हैं। चला रे। यशस्वी वाह, यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी वाह। चला, ये तो है। प्रकाश राउत आने वाला है आज। वो पुणे का सबसे बड़ा मांडवली वाला। यूसुफ भाई को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं, तो परमिशन का मेरा मैंने 25 पेटी बोल दिया है। अगर वो ज़्यादा घासाघीस करता है तो तू बीच में 22 बोल देना, मैं उधर ही सौदा पक्का कर दूंगा। ओ भाऊ, 22। काय प्रकाश भाऊ, नशीबवान आहोत बाबा आम्ही, तुमच्यासारख्या मोठ्या माणसांना भेटायला मिळतंय। तावडे, कामाचं बोलूया का? फालतूमध्ये वेळ कशाला घालायचा? हाँ बोलूया कि चला। वो तुम्हारे क्लाइंट को अपने एरिया में 4 टावर खड़े करने हैं,
तो 25 लाख में अपना फुल सपोर्ट है। कुठे है तो? अंदर है, सिर्फ वो और पक्या ही है। तू टेम्पो मध्ये बस लवकर। और मेरी गाड़ी? बाद में किसी को भेज देंगे उठाने के लिए, तू बस लवकर, जल्दी बैठ। 10 लाख ये कीमत किया तुम्हारे वो यूसुफ सेठ ने तावड़े का। वो टावर खड़ा कर रहा है झोपड़पट्टी, मेरे हिसाब से 25 होता है, उससे नीचे एक पैसा नहीं। बस अभी हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं तो सौदा नहीं होगा। फिर मैं भी देखता है वो टावर कैसे खड़ा करता है। अरे लेकिन सुन तो ले। अरे भला कहीं आइकॉनस घ्यायचा नहीं, मेरे को कुछ नहीं सुनने का अभी। ये टेम्पो किसका है पक्या? मालूम नहीं बाबू। ये फोन किसका बज रहा है? ये देखिए सर। पाटिल ये कोयता मुझे लगता है कि शायद ये मारने के लिए आया था और गलती से मारा गया। सर अगर ऐसा है तो फिर इसके साथियों ने इसकी लाश यहाँ पर क्यों छोड़ दी? सर सेम नंबर है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। हाँ अरे कुठे है बाबा तू? मैंने तावड़े को मारे इस खुशी में माँ ने बासुंदी बनाई है घर पे और तेरा पता नहीं है। और पता है यहाँ लोगों ने तो बारात निकाल दी मेरी, और मैंने भी सबको बता दिया, पूरे मोहल्ले को बता दिया कि तावड़े को मारकर मैंने अपने बाबा के खून का बदला लिया है। आमतौर पे लोग खून करके अंडरग्राउंड हो जाते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को मसीहा ही समझ लिया है। वैसे फंसा तो तू यतिन को फोन करके ही है। उसमें फंसने वाली क्या बात है सर? मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि मैंने ही मारा अपने बाबा के खूनी को, उनकी मौत का बदला लिया मैंने। यतिन को क्यों मारा? यतिन लमी नहीं मार, मेरा दोस्त था वो, और वो भी तावड़े से बदला लेना चाह रहा था, उसको क्यों मारूंगा मैं? हमें वो टेम्पो मिल गया जो तुम लोगों ने यूज किया तो ये उस टेम्पो से मिला, तो बाकी हथियार भी मिले। गायकवाड़ ये सारी चीजें फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओके सर। फिंगरप्रिंट्स मिले क्या सर? मिलेंगे भी नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से साफ कर दिया था। और फिर भी आप टेंशन मत लो, मैं कोर्ट में अपना गुनाह कबूल करने वाला हूं। सर इसको लेके आओ। पाटिल रुक जाओ। अरे क्या इसको ही भेजा था ना तूने पिस्टल? नहीं साहब, ये वो नहीं रहे हैं, वो तो उम्र में बहुत ही बड़ा रहा है और अब कर ये रहा है साहब, ये नहीं रहे। सर झूठ बोल रहा है ये। देखते हैं कब तक झूठ बोलेगा। चालू रखो साहब, अब सच बोल रहे हैं। पुलिस के सामने सारी कहानी साफ थी, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये साबित करना था कि राजुल और उसके दोस्तों ने ही तावड़े को मारा था। इस केस का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पांडे ने राजुल को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था, और पक्या जिसकी तरफ पुलिस आस लगाए बैठी थी, उसने भी पुलिस को बिना कुछ बताए हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। राजुल और उसके साथियों ने हत्या में इस्तेमाल हुए टेम्पो और हथियारों को अच्छी तरह से साफ कर दिया था, इसलिए ना तो टेम्पो पर किसी की उंगलियों के निशान मिले और ना ही हथियारों पर। लेकिन अहम बात यह थी कि पुलिस इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यतिन को किसने और क्यों मारा। लेकिन जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साफ हो गई। सर, हमले में जो पिस्टल यूज हुआ है, जिस पर मेड इन इटली लिखा था, असल में वो देसी पिस्टल है। और टेस्ट के दरमियान यह भी पता चला है कि पिस्टल से निकलने वाली गोली सीधे जाने के बजाय लेफ्ट में जाती है। मतलब तावड़े की तरफ चलाई हुई गोली गलती से यतिन को लग गई, और राजुल का राउत से तो कोई पंगा नहीं था। इसका मतलब है कि राउत तावड़े के बाजू में खड़ा था, दूसरी गोली का भी निशाना चुका और राउत मारा गया। सर, तीसरी गोली हमें चेंबर में अटकी मिली,
और इसीलिए तलवार और चॉपर का यूज किया गया। तेरा दोस्त यतीन तेरी गोली से मरा। लड़ाई थी सर, वो लड़ाई में तो लोग मारे ही जाते। यतीन का बदला भी पूरा हो गया। अब उसके परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। राजुल को गुनहगार साबित करने की पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की। यहां तक कि खुद राजुल ने भी अदालत में कहा कि उसने ही तावड़े और बाकी के 2 लोगों को मारा है। कानून हाथ में लेना गलत है और यह गलती राजुल ने की थी। ये केस अभी तक चल रहा है और हमें उम्मीद है कि कानून हाथ में लेने वालों को कानून सजा जरूर देगा। ये सच है कि हमारी कानूनी प्रक्रिया धीमी है, वो इसलिए ताकि गलती से भी किसी निर्दोष को सजा ना हो जाए। इसलिए ऐसे में हताश या निराश होकर कानून को अपने हाथ में न लें। कानून और अदालत पर भरोसा रखें और उन्हें अपना काम करने दें, क्योंकि आंख के बदले आंख, ये सोच पूरी मानवता को अंधा कर सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।